आज हम बात करेंगे आरएनटी न्यूज़ चैनल पर फिर एक बार हाई कोर्ट के माने जा रहे सीनियर एडवोकेट श्री सुरेश चंद्र शुक्ला जी से, जो आज हमको बताएंगे आने वाले नगर निगम चुनाव आ गए हैं, न्याय प्रणाली पर कई ऐसे मुद्दों पर जो आज के दौर में बड़ी गंभीरता पूर्वक चल रहे हैं और समाज में बड़ा महत्व रखते हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर, ये आजकल जो देख रहे हैं कि न्याय पर जैसे लोग बहुत भरोसा करते हैं और उसमें भी समय से लोगों को जब न्याय नहीं मिल पाता है तो बड़ा उनको कठिनाइयों का, मुश्किलों का, उनका मतलब मनोबल टूट जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे सर? आप बहुत ही सीनियर एडवोकेट हैं, आप हाई कोर्ट से लगा सुप्रीम कोर्ट तक देखते हैं। आज राष्ट्रीय नवल टाइम्स के माध्यम से जनता को बताएं, क्योंकि आपके बहुत सी फॉलोअर हैं, आपको बहुत सुनते हैं, लोग देखते हैं। देखिए भैया, ऐसा है, न्यायपालिका की कार्रवाई में जो विलम्ब होता है वो एक्चुअल में ये न्याय का कार्य बहुत सेंसिटिव कार्य होता है। दो पक्षों का होता है, दो पक्षों के मध्य एक पक्ष को निर्णित करना होता है, माननीय न्यायालय द्वारा ये निष्कर्ष निकालना होता है कि किसका हित प्रभावित हो रहा है और किसके अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। इसके लिए सबसे बड़ी समस्या है हमारे न्यायपालिका के पास संसाधनों की बहुत कमी है। सरकार द्वारा संसाधन नहीं उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जैसे कि लिखने के लिए स्टोनों की आवश्यकता होती है। अवर न्यायालय में माननीय न्यायाधीशों के पास स्टोनों की बड़ी कमी है। अगर स्टोनों बाकायदा लिखने वाले मिल जाए, कर्मचारी मिल जाए, जगह मिल जाए, कागज कलम मिल जाए तो बहुत जल्दी केस का निस्तारण हो। केस के निस्तारण के विलम्ब में ये भी एक बाधा है। जहां तक लगे विलम्ब की बात, तो जब किसी भी चीज में मथके कोई चीज निकालनी होती है तो उसमें सोचने समझने में, साथ संकलित करने में और दोनों पक्षों के साथ संकलित करना होता, दोनों पक्षों को जवाब लगाना होता, दोनों पक्षों की बात सुननी होती है। इस कारण विलम्ब होता है। विलम्ब कोई न्यायपालिका की ओर से नहीं होता है। माननीय न्यायाधीश बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण और इतनी उसको मंथन करना होता है, इस कारण न्याय देने में, न्याय के निर्णित करने में कभी कभी विलम्ब होता है। तो विलम्ब कोई न्यायपालिका की वजह से नहीं होता है। अच्छा, तो ये सर आजकल जो मध्यम क्लास के लोग हैं, व्यापारी के लोग हैं, सरकार का बड़ा जो है आजकल महत्व बढ़ गया है। नगर निगम चुनाव आ गए हैं, इनमें मतलब कि नगर निगम जो चुनाव वगैरह आ गए हैं जो 5 साल बाद है, क्या मतलब इसमें वैसे क्या किस तरीके के कैंडिडेटों को लोगों को चुनना चाहिए जिस तरीके से जो उनको मूलभूत सुविधाएं दे सकें? देखिए, पहला प्रश्न आपका जो है, जो सरकार और मीडियम मध्यवर्गीय व्यापारी इसके सबके लिए जो है जी, हमारा इसमें सोचना ये है कि देखिए, मध्यम वर्गीय या व्यापारी, जो छोटा मध्यम व्यापारी है उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो सरकार को जीएसटी देता है। और इस समय ऐसा कोई व्यापारी नहीं, अगर जिसकी दुकान 10 बाई 10 की है तो हमारे हिसाब से लगभग साल में वो 1 लाख से आसपास जीएसटी दे रहा सरकार को। अब ये सरकार की जिम्मेदारी है। देखिए, व्यापारियों को कभी कभी शुद्धता आती है कि वो पैसा इतना देते, जीएसटी इतना दे रहे हैं। उस जीएसटी का बोझ हालांकि जनता पे पड़ता है, लेकिन फिर भी जीएसटी वो भुगतान हो रहा है। नंबर 1 का काम हो रहा है। इस समय सरकार के मध्य जो भी काम है सब नंबर 1 हो रहा है, नंबर 2 काम नहीं हो रहा है। तो जब सरकार की इतनी इनकम हो रही है तो सरकार को एक बात और गौर करनी चाहिए, जैसे कि सरलीकरण करना चाहिए। जैसे व्यापारियों को कहीं परेशानी होती, जैसे कोई हमको लाइसेंस लेना है, लाइसेंस लेने के लिए हमको 20 कार्यालय जाना पड़ता है, ये खत्म करना चाहिए। एक सरलीकरण साहब, जीएसटी जमा करना है तो जीएसटी जमा करने के लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि व्यापारी को ज्यादा लंबा 20 पन्ने का फार्म न भरना पड़े। अपना सावधानता जाए, पैसा जमा करे, जीएसटी जमा करे, अपना व्यापार करे। तो जहां सरलीकरण होगा वहां व्यापार अच्छे तरीके से होगा। दूसरी बात यह है कि जैसे जमीन खरीद फरोख्त में सरकार ने बहुत सख्ती कर दी है। ठीक है, सख्ती करना अच्छी बात है, लेकिन जो छोटे छोटे बिल्डर्स हैं इनको भी सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। अगर सरकार छोटे बिल्डरों को सपोर्ट नहीं करेगी तो आर्थिक इनकम जो है हमारी, आर्थिक जो क्या नाम शहर में दिखती थी, चमक दिख रही थी, वो जमीन के खरीद फरोख्त से थी। इसको बंद करने से लोगों के जो काफी लोगों की रोजी रोटी प्रभावित हुई है। काफी लोग इससे, अच्छा, इससे सरकार को बहुत इनकम थी, रजिस्ट्रियां होती थी, रजिस्ट्रियां होने से जो स्टैंप ड्यूटी वो सरकार को मिलती थी। अब सरकार ने उसको सख्ती कर दी तो अपनी भी इनकम बंद कर दी, जनता की भी इनकम बंद कर दी। इसलिए सरकार को इस पे कुछ मध्यम वर्ग के लिए या मीडियम जो बिल्डर्स हैं या मीडियम जो व्यापारी हैं, इनके लिए कुछ अच्छा सोचना पड़ेगा, तभी मतलब हमारा देश संपन्नता की ओर बढ़ेगा। हालांकि हमारा देश का सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन हम चाहते हैं और कोई संपन्नता और अच्छी हो, और लोग संपन्न हो, और लोग मतलब व्यापार बढ़े, लोगों का काम बढ़े, लोगों की आमदनी बढ़े। इसके लिए हमारा ये कहना है कि सरकार को सरलीकरण योजना लानी चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया। और जनता के बीच आज लोग देखेंगे कि आपकी ये सरलीकरण योजना जो आपने बताया कि सरलीकरण होना चाहिए, जिसकी हर जनता को हर सुविधा मिले, चाहे वो न्यायालय में हो या कहीं पर भी हो। जब जनता को सरलीकरण सुविधा मिलेगी तो जनता भटकेगी नहीं। बहुत अच्छी बात आपने जनता को आज बताई है राष्ट्रीय नवल टाइम्स के माध्यम से। आज हम सब जानना चाहते हैं, एक आखिरी सवाल है, ये जो गूंज रहा है, जो धमा चौकड़ी हमारे अंदर गूंज रही है, ये जो आप देख रहे हैं नगर निकाय चुनाव 2022 से आ गया हुआ है, महीने 2 महीने के अंदर ये हो जाने हैं और अधिसूचना भी जारी होने वाली है और सरकार ने इसका आरक्षण भी जारी कर दिया है। तो इसमें अधिकतर सभासद बहुत काम नहीं करते हैं, जनता को बहुत दिक्कतें होती हैं। जबकि देखिए वायु सर्वेक्षण में हमारा लखनऊ नंबर 1 आया हुआ है। और अगर थोड़ा सा और स्वच्छ और साफ तरीके से पार्षद लोग कार्य करें तो कैसा रहेगा और किस तरीके से वो काम करें, जनता कैसे लोगों को चुने सर, ऐसा बताएं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अब सरकार को ये सोचना होगा, वो अपने प्रत्याशी लाने होंगे, जो भी लावे वो एक तो पढ़े लिखे लावे, साथ में यंग हो। क्योंकि यंग आदमी आके अपने भविष्य को मेहनत करने की उसमें क्षमता होती, कार्य करने की आदत होती। जो ये एक कहते हैं कि हम साहब इसमें रमे हुए हैं, जो रमे हुए हैं उनको कार्य करने की चाहत नहीं होती है। उनका काम खाली होता है कि हम पद पा गए और हम उसको उपभोग करें। लेकिन जो यंग है, जो नया जवान लड़का है, उसके दिमाग में बात आती है हम आए हैं, पढ़ लिख के आए हैं, काबिल हैं, तो हम कुछ अच्छा करके दिखावें। तो इसलिए सरकार को जो भी अपनी पार्टियां हैं, अपने मतलब जिनको प्रत्याशी घोषित करें, वो ऐसे प्रत्याशी लाओ जो पढ़े लिखे हों, काबिल हों और यंग हों। उससे जो है ये अच्छे काम करने की उम्मीद है। जहां तक रहेगा ये बात वास्तव में सत्य है कि जो पद पा जाता है, पद पाने के बाद चाहे एमएलए हो जाए, चाहे एमपी हो जाए या सभासद हो जाए, वो अपने दायित्व भूल जाता है, कर्तव्य भूल जाता है, खाली अपने अधिकारों को याद रखता है। तो इस बात की जिम्मेदारी इनके ऊपर फिक्स होनी चाहिए कि जिन मतलब कथनों के साथ, जिन वचनों के साथ अब जनता के बीच हम गए हैं, उन वचनों को आपको पूरा करना चाहिए। अगर आप उन वचनों को पूरा नहीं करते तो सरकार को एक ऐसा एक्ट बनाना चाहिए, कुछ संशोधन करना चाहिए कि आपको पद से पदच्युत कर दिया जाएगा। जी। आपको अपने दायित्व निर्वहन करना होगा। अगर दायित्व का आप निर्वहन नहीं करते, जिम्मेदारी आप नहीं निभाते हैं, अब आप बहुत सभासद हैं, कहीं जाते नहीं, अपने पड़े एंजॉय कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं, जनता नाली बह रही है, कहीं कुछ हो रहा है, गंदगी है, सब कुछ सफाई नहीं होना। हालांकि योगी के राज्य में सफाई हो रही है, लेकिन फिर भी और अच्छी सफाई होनी चाहिए और अच्छा ध्यान रखना चाहिए, सड़कों का निर्माण होना चाहिए। ये काम सभासद कर सकते हैं, लेकिन कुछ सभासद अपने आलसीपन काम नहीं करते हैं। कुछ तो एमएलए भी कहीं नहीं जाए, एमएलए हो गए, जीत गए, अपने घर में बैठे भाजपा के नाम जीत गए। काफी एमएलए इसमें, जितने एमएलए जीते उसमें कुछ 20 से 30% ऐसे एमएलए हैं जो खाली भाजपा के नाम से जीते हैं, जिनकी अपनी कोई गुडविल नहीं है। लेकिन भाई अब ये भाजपा की जिम्मेदारी है कि अपने उन कर्मठ कर्मचारियों को जिनको आपने जिताया है अपने नाम से, उनसे आप जनता काम करवाइए, तो जनता खुश होगी आपसे। तो हमारा भैया यही कहना है कि ऐसे आप प्रत्याशी लाए जो योग्य हो, कर्मठ हो और ईमानदार हो, साथ में यंग हो। सर एक सवाल और गूंज रहा, आखिरी में जरूर मैं माफी चाहूंगा आपसे, क्योंकि आपको काफी समय आपका ले लिया मैंने आज, मतलब अपने RNT न्यूज चैनल पर, क्योंकि जनता बड़ी देर से देख भी रही है, आपको सुन रही है और समझ रही है, तभी आपको इसीलिए क्योंकि जनता बड़ी उत्सुक रहती है, क्योंकि श्री सुरेश चंद्र शुक्ला एडवोकेट, जो सीनियर एडवोकेट हाईकोर्ट के हैं, जो बोल रहे हैं, बता रहे हैं, बहुत ही सटीक बात बताते हैं, जनता की बात उठाते हैं, जनता के हित की बात करते हैं। सर एक बार सवाल है कि आज के जन्म में जो सरकार कहती है रोजगार रोजगार, और जबकि जनता युवा हमारा बहुत बेरोजगार घूम रहा है, इसकी कुछ बेरोजगार युवाओं के लिए भी कुछ जनता को, सरकार को कोई ऐसा माध्यम लाना चाहिए कि जिससे ये जो बेरोजगार युवा घूम रहे हैं इनको भी उसे रोजगार के हित में लगे। देखिए, हमारा कहना है कि जब कोई पढ़ता है तो पढ़ने के बाद उसके दिमाग में एक सबसे बड़ी बात घूमती है कि साहब हम नौकरी करेंगे। सबसे पहले उसके दिमाग में, उसके घर वालों के दिमाग में, उसके जो परिजन है, स्वजन है, या उसके दिमाग में आता है कि हमारा लड़का पढ़ लिख तैयार होगा, नौकर करेगा। ये दिमाग से बात निकालनी होगी। लेकिन इसके दिमाग से बात निकालने के लिए सबसे बड़ी बात सरकार को कुछ ऐसा व्यवस्था करनी पड़ेगी कि हर आदमी को रोजगार मिले। रोजगार में नौकरी नहीं होती, रोजगार माने से व्यापार होता है, कोई जमीन काम लिप्त हो जाए, कोई अपना क्या नाम परचून काम करे, कोई कपड़े काम करे, कोई फैक्ट्री लगाए, कोई कुछ करे, कोई कुछ करे। बहुत ऐसे लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, बहुत ऐसे लड़के हम जिनको जानते हैं जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, कक्षा 8 पास हैं, लेकिन 3-3 लाख रुपए तनख्वाह दे रहे हैं लेबरों को। तो
और हमने देखा बहुत पढ़े लिखे हैं जो 30,000 40,000 की नौकरी कर रहे हैं। तो पढ़ा लिखा होना जरूरी, नौकरी जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ व्यापार में को करने के लिए सरलीकरण का कुछ नियम सरकार को बनाना पड़ेगा, जिससे हर आदमी व्यापार करने के लिए सक्षम हो। उसका शोषण सरकारी कर्मचारियों द्वारा न किया जाए। अगर सरकारी कर्मचारी शोषण किया जा रहा है तो इस पर सरकार को कोई लगाम लगानी पड़ेगी और ऐसा नियम बना दे जिससे आवे तड़सना व्यापार शुरू करे। जो सरकार का हक हो, ईमानदारी सरकार ले, वो अपना व्यापार कमाए, अपनी ईमानदारी से अपना जीवन यापन करे, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। नौकरी की बात कर, लोग नौकरी मांगना बंद कर देंगे, क्योंकि व्यापार में जो है इनकम नौकरी से ज्यादा होती है। व्यापार में हम मालिक होते हैं, नौकरी में हम नौकर होते हैं, चाहे जो पद हो, नौकर तो नौकर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको आज हमारे न्यूज़ चैनल पर समय देने के लिए। आपका सादर आभार प्रकट करता हूँ। वेरी काइंड ऑफ यू सर। क्योंकि आज आप देख रहे हैं आप सुरेश चंद्र शुक्ला जो सीनियर एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, और आप मैं उनके चैम्बर आया हुआ हूँ। देखिए एक से एक पुस्तकें सब भरी हुई है, पड़ी हुई हैं चैम्बरों में, और इतने बड़े एडवोकेट हैं, और वो आज आप देख रहे थे और सुन रहे थे और समझ रहे थे। अगर आपको कभी कोई किसी प्रकार की समस्या है या किसी अत्याचार या उत्पीड़न से पीड़ित हैं तो आप श्री सुरेश चंद्र शुक्ला एडवोकेट हाई कोर्ट, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, आपका वो निदान करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका स्वागत है, स्वागत है।